Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all are fine. My name is रिफा जहां. जैसा कि आपको पता है कि हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल स्टार्ट किया हुआ है. रिसेंट जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हमने स्टार्ट किया था वो है न्यूक्लिक एसिड. आज हम न्यूक्लिक एसिड की जो है वो फर्स्ट मेन टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है डीएनए, जिसको डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं. आज की लेक्चर वीडियो में इंशाल्लाह हम डीएनए को डिटेल से स्टडी करेंगे. ना सिर्फ डीएनए की इंफॉर्मेशन, डीएनए की रिलेटेड जितनी इसकी यूजफुल आप कह सकते हैं कि इसका रोल, प्लस डीएनए के जितने भी साइंटिस्ट ने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिए हैं वो इंशाल्लाह आज की लेक्चर वीडियो में डिटेल से स्टडी करेंगे. मूव ऑन करते हैं हम अपनी मेन स्लाइड की तरफ, जो कि है डीएनए. सबसे पहले मैं आपको डीएनए का इंट्रोडक्शन दे दूं. आपको पता है बेटा कि डीएनए जो है वो उसको डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं. डीएनए को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल भी कहते हैं, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंट जो है वो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होंगे तब डीएनए का स्ट्रक्चर बनेगा. इसके अलावा आपको पता है कि डीएनए को हम हेरिडिटी मटेरियल भी कहते हैं, क्योंकि ये करैक्टर्स जो है वो ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. फिर आपको पता है कि सेल में मौजूद होने की वजह से सेल की जितनी भी पोटेंशियल एक्टिविटीज है उसको भी कंट्रोल कर रहा होता है. तो ये कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया. जैसे जैसे मैं पॉइंट रीड आउट करूंगी आपको उसके साथ साथ डिटेल बताती जाऊंगी. लिखा हुआ है जी डीएनए इज द हेरिडिटी मटेरियल. डीएनए हेरिडिटी मटेरियल आपको पता है करैक्टर जो है वो ट्रांसफर कराने की एबिलिटी रखता है. इट कंट्रोल्स द प्रॉपर्टीज एंड पोटेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द सेल. डिफरेंट प्रॉपर्टीज और पोटेंशियल एक्टिविटीज सेल की कंट्रोल कर रहा होता है. अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो बेटा डीएनए के स्ट्रक्चर में आप कह सकते हैं 4 काइंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होते हैं. अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें 4 मुख्तलिफ किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होते हैं. वो न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से हैं बेटा? उसको कहते हैं डीएएमपी, डीसीएमपी, डीसीएमपी एंड डीटीएमपी. अब ये कौन से हैं बेटा, ये मैं आपको इसका नेम के साथ एक्सप्लेन करती हूँ. डी मीन्स आपने सबसे पहले समझना है, जो डी होता है ना, डी मीन्स डीऑक्सी, इसको प्रोनाउंसिएट करना है डीऑक्सी. तो आपने कहना है कि जो हम डीएनए के फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड की काइंड की बात कर रहे हैं तो वो होता है डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. क्लियर है? ये न्यूक्लियोटाइड है. अगेन न्यूक्लियोटाइड है तो इसमें 3 चीजें आ जाती है. तो एडिनोसिन का मतलब आपको पता होना चाहिए, इसमें एडिनिन एक नाइट्रोजनस बेस है प्लस राइबोज है. तो एडिनिन और राइबोज जो मिलके एडिनोसिन बनाते हैं. ठीक है, तो एडिनोसिन प्लस मोनोफॉस्फेट, एक फॉस्फेट का जब ग्रुप अटैच होगा तो वो जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा उसको हम डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कहेंगे. और अगेन ये डीएनए के स्ट्रक्चर का फर्स्ट काइंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड है. क्लियर है? सेकंड काइंड डिस्कस करते हैं, जिसको हम कहते हैं डी मींस डीऑक्सी गवानोसिन मोनोफॉस्फेट. ठीक है जी, इसमें गवानीन प्लस राइबोज शुगर अटैच है. ये आप कह सकते हैं कि ये जो वर्ड मैं इतना वर्ड प्रोनाउंसिएट कर रही हूँ ना, ये जो वर्ड है ना ये न्यूक्लियोसाइड है. ठीक है, न्यूक्लियोसाइड प्लस एक फॉस्फेट ग्रुप लगा तब ये न्यूक्लियोटाइड बन गया. क्लियर? और ये कौन सी है? ये डीएनए की सेकंड काइंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड हमने डिस्कस कर दिया. नेक्स्ट हम बात करते हैं डी मींस डीऑक्सी. ठीक है, आगे जी साइटडीन मोनोफॉस्फेट. तो दैट मीन्स इसमें साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस है प्लस राइबोज और एक मोनोफॉस्फेट का ग्रुप है, तब ये जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा. अगेन ये थर्ड टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड है जो डीएनए के स्ट्रक्चर में मौजूद होता है. नेक्स्ट इसकी फोर्थ टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड डिस्कस करते हैं, वो है डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, जिसमें थाइमीन जो है वो नाइट्रोजनस बेस है प्लस इसमें एक राइबोज जो है वो शुगर अटैच है. मोनोफॉस्फेट लग गया, ये बन गया पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड. और ये किसका न्यूक्लियोटाइड है? ये फोर्थ काइंड है डीएनए के स्ट्रक्चर की न्यूक्लियोटाइड की. कहने का मतलब बेटा है कि जब हम डीएनए के स्ट्रक्चर को डिटेल से नेक्स्ट आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे तो ये सारे के सारे जो है हम न्यूक्लियोटाइड आगे इसके स्ट्रक्चर में देखेंगे, जो कि है ये मैंने आपको बता दिया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4. मतलब ये 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में अटैच होंगे, कौन से बॉन्ड के थ्रू अटैच होंगे हम देखेंगे कि उनके दरमियान जो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होगी वो लिंकेज के बाद जो ये अपीयरेंस देंगे वो डीएनए का स्ट्रक्चर होगा. हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे. चलें जी, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है कि डाइन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ट्राइन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, टेट्रान्यूक्लियोटाइड क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है. देखिए, अगर मैं डाइन्यूक्लियोटाइड की बात करूं तो आपको नाम से अंदाजा हो जाएगा कि डाई मींस 2. न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोटाइड मतलब ऐसा आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर जिसमें 2 न्यूक्लियोटाइड अटैच होंगे तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डाई न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे. ट्राइन्यूक्लियोटाइड मीन ऐसे जिसमें 3 न्यूक्लियोटाइड्स का जो है वो अटैचमेंट होगी, उसको हम ट्राइन्यूक्लियोटाइड. इसी तरह बेटा 4 अटैच होंगे तो टेट्रान्यूक्लियोटाइड कहेंगे, 5 न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होंगे तो उसको पेंटान्यूक्लियोटाइड कहेंगे. और सपोज करें बहुत ज्यादा या मेनी न्यूक्लियोटाइड्स अटैच करके एक लॉन्ग चेन बनाएंगे तो उसको हम कहेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड. ठीक है, हम रीड आउट करते हैं, कहते हैं कि अ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड. जब न्यूक्लियोटाइड्स की बहुत लंबी चेन, मतलब कैसे वो चेन बनेगी? कहते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स यूनाइटेड विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ वो न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होते जाएंगे. कैसे अटैच होते जाएंगे बेटा? वो कहते हैं कि फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के थ्रू. जब ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ, दूसरा तीसरे के साथ अटैच करने के बाद एक लॉन्ग चेन जब अपीयरेंस देगा तो उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं.
क्लियर हो गया बेटा? यहाँ तक हमने सिर्फ इस स्लाइड में फिर आपको 1 मिनट का ओवरव्यू दे दूं कि इसमें हमने डीएनए की थोड़ी सी आप कह सकते हैं डिटेल डिस्कस की कि डीएनए एक्चुअली हेरिडिटी मटेरियल डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। डीएनए के स्ट्रक्चर की बात की तो हमने कहा कि डीएनए के स्ट्रक्चर में बेसिकली 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। फिर हमने देखा डाई न्यूक्लियोटाइड मीन जिसमें 2 न्यूक्लियोटाइड्स की अटैचमेंट है, ट्राई में 3, इसी तरह टेट्रा में 4, और जब बहुत ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होंगे तो उसको पॉली न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड में मूव ऑन करते हैं जिसमें हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर देखना है, डिफरेंस देखना है डीएनए का और आरएनए का, और इसमें हमने डिफरेंट इनके स्ट्रक्चर्स में जो मौजूद डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स हैं और डिफरेंट न्यूक्लियोसाइड्स हैं वो डिस्कस करना है। सबसे पहले मैं अगर आपको 1 मिनट का ओवरव्यू याद करवा दूं न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो आपको याद होगा कि न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें आ जाती हैं। एक तो बेटा ये देख लें आपके पेंटोज शुगर है, फिर नाइट्रोजनस बेस और एक फॉस्फेट का ग्रुप है। जब ये फॉस्फोरिक एसिड अटैच होगा तब जो स्ट्रक्चर देगा ये तीनों के मिलने के बाद वो न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। इसी तरह न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर में आपको पता है एक पेंटोज शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट का ग्रुप या फॉस्फेट फ्यूरिक एसिड अटैच नहीं होगा उसको न्यूक्लियोसाइड्स कहेंगे। अब हमने डीएनए के डिफरेंट आरएनए के डिफरेंट न्यूक्लियोसाइड्स और आरएनए के डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एडिनोसिन जब भी आएगा वर्ड तो आपने देखना है कि एडिनोसिन ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें 2 चीजें मौजूद हैं, एक तो एडीन नाइट्रोजनस बेस प्लस राइबोज, तो ये दोनों स्ट्रक्चर को हम एडिनोसिन बोलेंगे जो कि आरएनए का क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। इसी तरह बेटा यूरिडीन की बात करें तो यूरिडीन ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें आप कह सकते हैं यूरासिल नाइट्रोजनस बेस प्लस राइबोज अटैच होगा तो इस स्ट्रक्चर को हम यूरिडीन कहेंगे। इसी तरह बेटा गवानीन और जब राइबोसोम जो है वो राइबोज अटैच होगी तो वो जो स्ट्रक्चर देगा उसको हम कहेंगे गवानोसिन। इसी तरह बेटा थर्ड जो आप वर्ड देख रहे हैं जिसको हम साइटिडीन बोलते हैं, साइटिडीन का स्ट्रक्चर एक न्यूक्लियोसाइड स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 चीजें मौजूद है, कौन कौन सी, नाइट्रोजनस बेस और राइबोज। अब नाइट्रोजनस बेस कौन सी है बेटा? इसमें साइटिडीन में साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस है और राइबोज जो है वो पेंटोज शुगर है। जब ये दोनों चीजें मिलेंगी न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर अपीयरेंस करेंगे और इनको कहेंगे क्या, इनको हम कहेंगे साइटिडीन। इसी तरह थाइमिडीन बोला है, थाइमिडीन मतलब इसमें थाइमीन नाइट्रोजनस बेस है और राइबोज है, ये दोनों स्ट्रक्चर मिलकर क्या बनाता है, थाइमिडीन बनाता है जो कि क्या है, आरएनए का न्यूक्लियोसाइड है। क्लियर हो गया? अब हमने आरएनए के डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स डिस्कस करने के। आरएनए के कौन से न्यूक्लियोटाइड्स हैं बेटा? एएमपी, पीछे भी जब मैंने आपको न्यूक्लिक एसिड के टॉपिक में जब न्यूक्लियोटाइड पढ़ाया था तब मैंने एटीपी पढ़ाया था। एटीपी आपको पता है कि इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड है। इसका स्ट्रक्चर अब जब हमने डिस्कस किया तो अब मैंने आपको बताया था एएमपी क्या होता है, एडीपी क्या होता है, एटीपी क्या होता है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आपको पता है एएमपी का मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और एडिनोसिन आपको समझ आ गई कि इसका ये मतलब है कि इसमें एक एडिनिन प्लस एक राइबोज और प्लस एक फॉस्फेट अटैच है तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसी तरह एक एडिनोसिन लाइक एक एडिनिन एक राइबोज और 2 फॉस्फेट तो ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसी तरह जब एडिनोसिन लाइक एडिनिन राइबोज और 3 फॉस्फेट अटैच होंगे तब उसको एटीपी बोलेंगे। और ये क्या है, ये कुछ न्यूक्लियोटाइड हैं किनके, आरएनए के। नेक्स्ट हमने यूएमपी आपको पता है यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, इसी तरह यूरिडीन डाइफॉस्फेट, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। अब वो नाइट्रोजनस बेस बेटा जब अलग हो जाएगी कोई चेंज कर देंगे तब जो है वो आपको पता है न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मोनोफॉस्फेट डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट के साथ हमने नाइट्रोजनस बेसिस चेंज करनी है। अब नेक्स्ट हमने गवानोसिन मोनोफॉस्फेट जिसमें गवानोसिन डाइफॉस्फेट, गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसी तरह साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन डाइफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। तो ये क्या है, ये कुछ जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। किनके न्यूक्लियोटाइड्स हैं? आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। क्लियर है बेटा? अब आप देखेंगे कि थाइमिडीन वाला ब्लॉक खाली है। क्यों? क्योंकि जो थाइमीन है ये ऐसी आप कह सकते हैं नाइट्रोजनस बेस है जो आरएनए के स्ट्रक्चर में मौजूद नहीं होती। इसी तरह ये आरएनए के स्ट्रक्चर में मौजूद नहीं होती, तो ऐसा कोई न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें थाइमीन अटैच करके कोई न्यूक्लियोटाइड बना रहा हो। क्लियर हो गई? यहाँ तक आरएनए का हमने न्यूक्लियोसाइड्स डिफरेंट डिस्कस किए और आरएनए के स्ट्रक्चर के डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स डिस्कस किए। अब हमने डीएनए के स्ट्रक्चर के डिफरेंट न्यूक्लियोसाइड्स और डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड जो कि डीएनए के स्ट्रक्चर की अपीयरेंस ले रहे होंगे वो यहाँ डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी डिटेल से। ये मैंने पीछे भी आपको टर्म्स बताई। अगेन डी मीन्स डीऑक्सी, ठीक है। थाइमिडीन का मतलब आपको मैंने बता दिया, दैट मीन्स कि इसमें थाइमीन और राइबोज है, क्योंकि ये आपको पता है न्यूक्लियोसाइड डिस्कस करने हैं हम, इसमें 2 चीजें आ जाएंगी। इसी तरह डी लगा देंगे, दैट मीन्स कि डीएनए डिस्कस कर रहे हैं, दैट मीन्स डीऑक्सी गवानोसिन मीन गवानीन प्लस राइबोज। इसी तरह डीऑक्सी साइटिडीन मीन्स साइटोसिन प्लस राइबोज। इसी तरह डीऑक्सी थाइमिडीन जिसका मतलब कि थाइमीन प्लस राइबोज, जो कि दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड्स बनाएंगे। किनका न्यूक्लियोसाइड स्ट्रक्चर
बनाएंगे डीएनए का, और इसमें यूरोसिल नहीं है, दैट मीन्स कि उसमें थाइमिडीन नहीं है। इसी तरह इसमें डीएनए के स्ट्रक्चर में यूरोसिल की नाइट्रोजनस बेस की अटैचमेंट नहीं हो रही होती। इसी तरह जब अटैचमेंट नहीं हो रही तो कोई न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर यूरोसिल बेस के साथ अटैच होकर नहीं मौजूद होगा डीएनए के स्ट्रक्चर में। अब हमने डीएनए के स्ट्रक्चर के कुछ न्यूक्लियोटाइड्स डिस्कस करने हैं बेटा। अगेन न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें आ जाती हैं, तो हमने इसके स्ट्रक्चर में भी डिस्कस करनी है। वही चीजें हैं बेटा, ये सारी की सारी वही चीजें हैं, बस यहाँ कुछ चेंजेस हैं। वो चेंजेस हैं डी की, दैट मीन्स हमने जब डीएनए की बात करनी है न्यूक्लियोटाइड की तो हम उसको डीऑक्सी बोलेंगे। तो डीऑक्सी अगेन एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट डीऑक्सी। मैं आपको प्रोनाउंसिएट कर देती हूँ ये सारे वर्ड्स और आपको बता भी देती हूँ कि ये है क्या, इनके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, किन किन कंपोजिशन के बाद हम कहेंगे कि डीऑक्सी जो है वो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसी तरह बेटा डीऑक्सी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन। अब ये देखें ना नेक्स्ट स्ट्रक्चर जब मैं आपको ये प्रोनाउंसिएट करके बता रही हूँ तो इसका मीन्स कि होगा डीऑक्सी गवानोसिन मोनोफॉस्फेट। गवानोसिन मीन्स कि यहाँ गवानीन एज अ नाइट्रोजनस बेस अटैच होगी, साथ राइबोज होगा और एक फॉस्फेट अटैच होगा, तो हम इसको कहेंगे कि ये जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा उसको हम डीऑक्सी गवानोसिन मोनोफॉस्फेट। इसी तरह डीऑक्सी अगर दो अटैच है फॉस्फेट तो डीऑक्सी गवानोसिन डाइफॉस्फेट। इसी तरह मेरे साथ साथ आप भी रिवाइज करना ताकि आपको भी याद हो जाए, ताकि आपको आइडिया हो जाए। बहुत ईजी, आपको एक चीज़ बता दी तो आप नेक्स्ट जो है वो मेरे साथ साथ इवन मुझे पता है बोल रहे होंगे। तो बेटा ये क्या होगा, ये होगा डीऑक्सी गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह सी फॉर आपको पता है साइटोडीन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें साइटोसिन प्लस राइबोज है, तो डीऑक्सी साइटोडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोडीन डाइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोडीन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह जब टी है तो आपको पता है थाइमिडीन बोलेंगे। क्यों थाइमिडीन, क्योंकि इसमें राइबोज भी आ जाती है, शुगर भी आ जाती है पेंटोज शुगर, और नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो थाइमीन इसमें नाइट्रोजनस बेस है। तो अगेन इसको क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे बेटा, मेरे साथ साथ पढ़े डीऑक्सी अभी क्या पढ़ेंगे थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन डाइफॉस्फेट। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें 2 फॉस्फेट के अटैच होंगे ग्रुप, उस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे डीऑक्सी थाइमिडीन डाइफॉस्फेट। इसी तरह डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। तो कुछ एब्रीवेशंस क्लियर हो गई। ये डिफरेंट बेटा हमने 4 डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स के फर्दर हमने फॉस्फेट ग्रुप अटैच ज़्यादा ये काम करके जो है वो मैंने इधर नए नेम्स आपको बता दिए। ये कुछ न्यूक्लियोटाइड्स हैं डीएनए के, ये कुछ न्यूक्लियोसाइड्स हैं डीएनए के, ये न्यूक्लियोसाइड्स हैं बेटा आरएनए के, और ये कुछ न्यूक्लियोटाइड्स हैं आरएनए के। तो ये कुछ जो है हमने आरएनए का जो है वो स्ट्रक्चर बताया। जब हम इसका स्ट्रक्चर बना हुआ देखेंगे तब हम इनमें सारी की सारी न्यूक्लियोटाइड्स की जो है वो अटैचमेंट भी देखेंगे। आई होप आपके एब्रीवेशंस क्लियर हो गए होंगे, न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस मजीद क्लियर हो गया होगा, आपको एब्रीवेशंस क्लियर होंगे, बोलना आ गया होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में बेटा। अब हमने अब हमने नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करना है कि कोएंजाइम क्या है। आपने एनएडी बोला होगा। एनएडी क्या है बेटा, एनएडी एक कोएंजाइम है। बात आती है कि कोएंजाइम क्या होता है, तो बेटा कोएंजाइम आपको पता है कि कोएंजाइम क्या होता है कि ऐसा आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कोएंजाइम ऐसी आप कह सकते हैं कि कोएंजाइम ऐसे होते हैं जो मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करवाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्लियर है। अब हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आप कह सकते हैं कोएंजाइम डिस्कस करना है, जिसको NAD या आप कह सकते हैं निकोटीन अमाइड एडिनिन बोलेंगे, डाई न्यूक्लियोटाइड, निकोटीन अमाइन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, जिसको NAD भी बोलते हैं। ये क्या है बेटा, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कोएंजाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोएंजाइम है। क्यों, क्या करता है, अगेन मैं आपको बता दी, ट्रांसफर भी करवाएगा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सेवरल। अब क्या कहते हैं कि ये जो हमने NAD की बात की कि ये NAD, या फिर हमने आप ऊपर बात की कि निकोटीन अमाइड डाई एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये जो है ये कोएंजाइम है। क्यों कोएंजाइम, किस तौर पे कोएंजाइम कहते हैं कि बहुत सारे जो सेवरल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहे होते हैं ना सेल में, तो उस सेल में ये एज अ कोएंजाइम एक्ट करता है। कौन एज अ कोएंजाइम एक्ट करता है, NAD एज अ कोएंजाइम एक्ट करते हैं। चलिए ये तो कुछ एक एग्जांपल हमने डिस्कस कर दी कोएंजाइम की। NAD जो है वो आप फर्दर इसके स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि ये कोएंजाइम है जो कि सेल्स के डिफरेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा होता है और वहाँ एज अ इंपॉर्टेंट कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करता है। नेक्स्ट बेटा आपकी बुक में कुछ ब्लॉक लिखा हुआ है। हमने अब क्या करना है, हमने डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस की परसेंटेज देखनी है। डिफरेंट आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स में उनकी बेसिस की डीएनए की जो डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस की परसेंटेज है वो हम डिस्कस करते हैं। बेटा आपकी बुक में लिखा हुआ है कि अगर हम सोर्सेज ऑफ डीएनए की बात करें, मेन में एडिनिन की ये परसेंटेज है, गवानीन की है, थायमिन की है, साइटोसिन की है। बेटा ये कुछ परसेंटेज है, ये आपने देख लेंगे। ये ब्लॉक को आप अच्छी तरह से देख लिया, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। शिप की बात करें तो बेटा शिप में एडिनिन की क्या नाइट्रोजनस बेस की क्या परसेंटेज है,
गवानीन की क्या है, ये सारी चीज़ें। फिर इस तरह वीट में आप लोग देखिएगा, फिर आप लोग देखेंगे कि यीस्ट में क्या, एडेनिन, गवानीन, थाइमिन या साइटोसिन, ये जो 4 इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस बेस है, इनकी क्या परसेंटेज है इनमें। क्लियर हो गया बेटा। अब हमने नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करना है, जो कि है मॉडल्स ऑफ डीएनए का स्ट्रक्चर के मॉडल्स डिफरेंट डिस्कस करने हैं। मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि हम डिफरेंट साइंटिस्ट के दिए हुए डिफरेंट मॉडल्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब अगर मैं आपको बात बताऊं ना, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिए साइंटिस्ट ने, डिफरेंट मॉडल्स दिए। किसी ने जो है वो इसको कहा कि ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, किसी ने इसका जो है वो आप कह सकते हैं एक्सरे डायफ्रैक्शन के थ्रू इसका स्ट्रक्चर दिया। तो जो जिस साइंटिस्ट का जो है वो वर्क है हम देखेंगे। सबसे बेटा पहले एक जो साइंटिस्ट है उसका नाम है चारगास डाटा, रेशो ऑफ बेसिस। इसने बेटा क्या किया, इसने डिफरेंट बेसिस की रेशो दी। दैट मीन्स कि ये इसने क्या किया, आर्विन चारगाफ इसका नाम था ये साइंटिस्ट का, ठीक है। आर्विन चारगाफ ने क्या किया, इसने 1951 में बेटा हमें डाटा दिया। उस डाटा में क्या था, उसने डिफरेंट हमें प्रोपोर्शंस दी, रेशोज दी। किन की रेशोज दी, उसने डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद जो डिफरेंट नाइट्रोजिनस बेसिस थी उनकी हमें रेशो दी कि ये अगर डीएनए का स्ट्रक्चर है तो उसमें एडेनिन की परसेंटेज इतनी है, गवानीन की इतनी है, साइटोसिन की इतनी है। तो उसने क्या किया, चारगाफ के डाटा में उसने डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट नाइट्रोजिनस बेसिस की हमें रेशो दी। क्लियर हो गया, साइंटिस्ट का वर्क समझ आ गया। अब आगे वो डिटेल में मैं अगेन बता दूं तो कहते हैं कि इन 1951 में प्रोवाइडेड, किसने प्रोवाइड, आर्विन चारगाफ एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, उसने डाटा हमें दिया अबाउट द रेशोज ऑफ डिफरेंट बेसिस प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल के डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस के उसने हमें क्या दिए बेटे, उन्होंने हमें रेशोज दी। क्लियर है, डिफरेंट साइंटिस्ट के डिफरेंट वर्क्स था, हमने उनके डिफरेंट मॉडल्स को डिस्कस करना है। इसका मॉडल जरा बेसिस की रेशो के अकॉर्डिंग था तो वो हमने मेंशन कर दिया। कहते हैं कि इसके डाटा के मुताबिक, अब वो बताएगा डाटा के मुताबिक उसका जो डाटा था या उसकी जो रिसर्च थी वो क्या थी। कहता है कि उसके डाटा के मुताबिक एडेनिन और थाइमिन की जो रेशियो है ना बेटा वो इक्वल है। एडेनिन एंड थाइमिन की रेशियो क्या है बेटा, इक्वल है। अच्छा, यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको अभी बताती जाऊँ ताकि मजीद जब हम आगे डिटेल मूव ऑन करते जाएंगे तो आपको मजीद समझ आएगी बेटा। एडेनिन और थाइमिन और गवानीन एंड साइटोसिन ये लिंक भी आपस में ही करते हैं, ये अटैचमेंट भी आपस में शो करते हैं डीएनए के मॉडल स्ट्रक्चर में। क्यों मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट हिंट दे दूं बेटा। एट गवर्नमेंट कॉलेज, एट फॉर ए फॉर एडेनिन एंड टी फॉर थाइमिन, तो मतलब कि एडेनिन ने हमेशा जो है वो बॉन्ड बनाना होता है, ये लिंक करना होता है थाइमिन के साथ। इसी तरह गवर्नमेंट कॉलेज, या इसका मतलब है कि गवानीन ने हमेशा साइटोसिन के साथ जो है वो अटैचमेंट शो करनी। कितने बॉन्ड्स हैं, क्या डिटेल है, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, क्या चीज़ें, वो हम आगे जो है वो डिटेल से डिस्कस करते जाएंगे। यहाँ जो रेशो की बात हो रही थी तो यहाँ मैंने एक चीज़ बताना जरूरी समझा कि ये लोग जो है, ये दोनों बेसिस जो है वो आपस में ही अटैचमेंट शो करते हैं। अगर रेशो की बात की तो उसने आर्विन चारगाफ के डाटा के मुताबिक वो कहता है कि एडेनिन और थाइमिन की अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर की रेशो की बात करें तो उसमें इन दोनों की रेशो सेम होती है। इसी तरह गवानीन और साइटोसिन की जो रेशो है वो कहता है कि वो सेम होती है, किसमें, आरएनए के मॉडल स्ट्रक्चर में। यहाँ तक का डाटा हमें रेशो वाइज दिया आर्विन चारगाफ ने। नेक्स्ट हम बेटा मूव ऑन करते हैं। आपने बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपने ऑलरेडी डिस्कस किया होगा। अच्छा, इससे पहले आपने प्रीवियस क्लास में वाटसन एंड क्रिक मॉडल जो है वो डिस्कस किया। आज हमने और मजीद साइंटिस्ट के वर्क देखे होंगे। आपने ये पहले साइंटिस्ट का नहीं वर्क पढ़ा होगा कि किसी ने रेशो पे भी वर्क किया था। हमने तो सिर्फ हेलिकल स्ट्रक्चर प्रीवियस क्लासेस में वाटसन एंड क्रिक का पढ़ा था ना। अब मजीद आपकी जो है वो जैसे जैसे आप क्लास में नेक्स्ट क्लास में मूव ऑन करते जाते हो, आप डिटेल पढ़ते जाते हो किसी भी टॉपिक की, डिफरेंट साइंटिस्ट की भी रिसर्च आपके साथ डिटेल से शेयर की जाती है। अब बेटा एक साइंटिस्ट है जिसका नाम विल्किन एंड फ्रैंकलिन था। इनकी टेक्निक स्ट्रक्चर देखते हैं कि इन्होंने क्या दिया बेटा। इन्होंने ना हमें आरएनए, जो आप कह सकते हैं कि आर रे जो है वो एक्स रेज डायफ्रैक्शन टेक्निक के अकॉर्डिंग इन्होंने हमें डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था। कब दिया था, क्या चीज़ें थी, वो हम देख लेते हैं। कहते हैं कि बेटा 1995 में म्यूरिस विल्किन्स एंड रोजलाइंड फ्रैंकलिन था। इसने क्या किया बेटा, इसने एक्सरे टेक्निक या एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हमें किसका स्ट्रक्चर दिया, हमें डीएनए का स्ट्रक्चर दिया। क्लियर हो गया, हमें ऊपर वाले साइंटिस्ट का भी आपको वर्क क्लियर हो गया। नीचे जो साइंटिस्ट थे फ्रैंकलिन और विल्किन का, इसका भी काम पता लग गया कि इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया। इन दोनों साइंटिस्ट ने एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हमें डीएनए का स्ट्रक्चर दिया। इन दोनों साइंटिस्ट का भी वर्क समझ आ गया। अब हमने नेक्स्ट जो साइंटिस्ट का वर्क पढ़ना है वो आपने ऑलरेडी, आपको आइडिया होगा, वाटसन एंड क्रिक मॉडल का हेलिकल स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा। आज मजीद डिटेल देखेंगे। आज हम देखेंगे कि वो कैसे उनके स्ट्रक्चर में 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड की चेन है, एंटी पैरेलल कॉइलिंग क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, इनके स्ट्रक्चर की जो है बहुत सारी डिटेल इंशाल्लाह हम 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कस करते जाएंगे। कहते हैं बेटा
1956 में जेम्स डी वाटसन एंड फ्रैंकलिन, आपको पता है फ्रैंक किस क्रिक था जिसका ने क्या किया, बिल्ड द स्केल मॉडल ऑफ डीएनए। उसने हमें एक स्केल मॉडल दिया डीएनए का। स्केल मॉडल कैसे, वो हम डिटेल से जब इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो हम बताएंगे कि स्केल, या आप कह सकते हैं कि एक पूरा का पूरा स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर, उसने हेलिकल स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर हमें बताया था। हमने यहाँ तक ये बात की कि वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया, हमें मॉडल दिया। कब मॉडल दिया बेटा, हमने डेट याद रखनी है कि 1956 में हमने उसने हमें ये मॉडल दिया। नेक्स्ट वो कहता है कि इस मॉडल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आप कह सकते हैं कि पॉइंट बना दिए ताकि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी अच्छी तैयारी हो सके, और इंटरेस्टिंग नोट्स जब आप ऐसे पेपर पे अपना टॉपिक प्रेजेंट करेंगे ना तो चेक करने वाला भी जो है वो इम्प्रेस होकर मार्क्स अच्छे देते हैं। इसलिए मेरा मकसद ये है कि आपके साथ अच्छे और इंटरेस्टिंग नोट शेयर किए जाएं ताकि आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाए और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स बहुत अच्छे हैं। मैं कोई चीज़ स्किप नहीं करती अपने नोट्स में, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं सारी मेंशन करती हूँ। चलिए जी, हम बात कर रहे थे कि वाटसन एंड क्रिक मॉडल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले वो कहते हैं कि अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का स्ट्रक्चर रखता है कि डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स और स्ट्रैंड्स। अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर, अभी तो हम सिर्फ इसकी वर्बल डिटेल डिस्कस करेंगे, जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है जैसे आपने सीढ़ी नहीं देखी होती, सीढ़ी में भी 2, इधर भी एक डंडा लगा होता है और एक इधर भी स्टिक लगी होती है। ये दोनों जो हैं ये आप सीढ़ी के स्ट्रक्चर में मौजूद होता है। तो कहते हैं कि डीएनए के स्ट्रक्चर में भी सेम ऐसा ही होता है कि इसमें भी 2 चेन्स या 2 स्ट्रैंड्स आप कह सकते हैं होते हैं। वो 2 स्ट्रैंड्स कौन से होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रैंड होते हैं। मतलब बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होंगे तो वो एक स्ट्रैंड बनेगा, इसी तरह दूसरा स्ट्रैंड। फिर वो हम देखेंगे कि वो दोनों स्ट्रैंड जब आपस में हेलिकल स्ट्रक्चर, मतलब वो आपस में कॉइलिंग करेगा तो हमें जो है वो एंटी पैरेलल कॉइलिंग या फिर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर देगा। कैसे वो हम देख लेते हैं। कहते हैं कि जो ऊपर हमने जो 2 स्ट्रैंड्स को मेंशन किया या स्टडी किया, द 2 स्ट्रैंड्स आर कॉइल्ड अराउंड ईच अदर। ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में कॉइल होते हैं, आपस में जो है वो कॉइलिंग शो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स और डुप्लेक्स भी कहते हैं। तो ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ना, जो वाटसन ने क्रिक मॉडल दे दिया, इसको हमने डबल हेलिक्स या डुप्लेक्स स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि हमने जो बात की ना कि इनके स्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि इनमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की चेन होती है या 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। तो कहते हैं कि वो दोनों स्ट्रैंड जो है वो कॉइलिंग शो करते हैं आपस में। जब वो कॉइल हो रहे होते हैं तो हमें कौन सी अपीयरेंस दे रहे होते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर की, वो हमें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दे रहे होते हैं। क्लियर हो गया। वो कहते हैं कि अब क्योंकि उनकी कॉइलिंग ऑपोजिट होती है, यही वजह है कि हम उनको एंटी पैरेलल स्ट्रैंड कहते हैं। देख लेते हैं, कहते हैं कॉइलिंग ऑफ 2 स्ट्रैंड्स इज ऑपोजिट। ऑपोजिट, एक की कॉइलिंग इस तरफ हो रही होती है, दूसरी की कॉइलिंग उस तरफ हो रही होती है। दोनों की डायरेक्शंस बेटा ऑपोजिट होती हैं। यही वजह है कि हम इनको क्या कहते हैं, हम इनको एंटी पैरेलल टू ईच अदर कहते हैं कि ये दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के स्टैंड हैं ये एंटी पैरेलल हैं ईच अदर, क्योंकि दोनों की डायरेक्शंस क्या है बेटा, डायरेक्शंस इनकी ऑपोजिट है। क्लियर है। नेक्स्ट जो इनकी मॉडल का मेन पॉइंट है वो हमने डिस्कस करना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको पता है कि जो 2 डिफरेंट चेन्स हैं उन्होंने आपस में ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है बेटा, उनको बाउंड करने में, अपनी जगह हेलिकल स्ट्रक्चर मेंटेन करने में कुछ फोर्सेज या कुछ बॉन्डिंग भी तो जाहिर लगेंगी ना, कि जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर कॉइल्ड फॉर्म में रहे, दोबारा से आप कह सकते हैं कि अनजिप ना हो। तो वो स्ट्रक्चर जो उनको बाउंड रखता है, वो बॉन्डिंग्स जो उनको आपस में हेलिकल स्ट्रक्चर को हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म में ही, कॉइलिंग वाले स्ट्रक्चर फॉर्म में ही रखती हैं, उन बॉन्डिंग्स को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये जो दोनों चेन्स हैं वो आपस में कॉइल रहती हैं और अपनी जगह पे वैसे ही स्टिल रहती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं। द 2 चेन्स, वो जो 2 डिफरेंट हमने चेन्स कौन सी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की चेन की बात की या स्ट्रैंड्स की बात की, कहता है कि द 2 स्ट्रैंड्स या चेन्स आर हेल्ड टुगेदर, वो उधर मौजूद रहते हैं, हेल्ड टुगेदर बाय वीक बॉन्ड्स। ये खुल भी जाते हैं। हम देखेंगे कि जब आप डिटेल स्ट्रक्चर डिस्कस करोगे ना तो ये जैसे जैसे नीचे से आप कह सकते हैं कि इसके एंड से जो है ना वो डीएनए का स्ट्रक्चर ओपन भी हो रहा होता है। नेक्स्ट जो है वो डीएनए के ब्रांचेस बन रही होती हैं, बहुत सारी जो है वो नाइट्रोजनस बेस मजीद अटैच होकर डीएनए का स्ट्रक्चर जिप अनजिप, ये देखेंगे हम कि ये जो है ना जिप फॉर्म में होता है डीएनए के स्ट्रक्चर, अनजिप भी हो जाता है। फिर नेक्स्ट जो है वो कंप्लीमेंट्री बेस पेयर्स अटैच होकर नया स्ट्रक्चर बन रहा होता है। तो ये सारी चीजें, तो कहने का मतलब है कि अटैचमेंट तो हो रही होती है, लेकिन ये वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये टूट भी सकती हैं। लेकिन समहाउ इनका काम यही है कि दोनों चेन्स को या दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स को आपस में क्या करते हैं, हेल्ड करने के लिए बॉन्डिंग मौजूद होती है। क्लियर हो गया। वाटसन एंड क्रिक मॉडल समझ आ गई, उसके हमने डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर दिए। मजीद जो पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं।
अब हमने बेटा कम्प्लीमेंट्स देखने हैं। कम्प्लीमेंट्स का मतलब कि हमने इनकी बॉन्डिंग्स देखनी है कि कौन सा नाइट्रोजनस बेस डीएनए के स्ट्रक्चर में किसके साथ अटैच होता है। मैंने आपको स्टार्ट से बता दिया था जब मैंने आपको एट गवर्नमेंट कॉलेज वाला हिंट दिया था कि एट मीन एडिनिन ने हमेशा जो है वो थाइमीन के साथ ही आपने कहना है कि अटैच होना। उनके एडिनिन के सामने हमेशा आप कहेंगे ऑपोजिट पोजीशन में क्या होगी, थाइमीन होगी। इसी तरह गवानीन की ऑपोजिट पोजीशन में क्या होगी, साइटोसिन होगी। देखिए मैं आपको मजीद बता देती हूँ। वो कहते हैं कि एडिनिन ऐसी नाइट्रोजनस बेस है इज ऑलवेज ऑपोजिट टू थाइमिन। उन्होंने थाइमिन के सामने ही आना है। तो ए ने हमेशा टी के साथ लिंक बनाना है, गवानीन ने हमेशा किसके साथ, साइटोसिन के साथ बनाना है। आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ये दोनों ऑपोजिट होंगे। स्पेसिफिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो ये नेक्स्ट पॉइंट है, कहते हैं कि देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हमने हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने बताया था ना, मैंने आगे आपको बताऊंगी कि कौन डबल बॉन्ड बना रहा है, कौन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। तो कहते हैं कि हमने कहा था कि देखो एटी एट, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज जीसी मतलब के गवान, आपने यहाँ से गवानीन और साइटोसिन समझ लेना। तो कहते हैं कि ए जब या एडिनिन जब थाइमीन के साथ अटैचमेंट शो करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, आमने सामने होते हैं, तो वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उन दोनों के दरमियान, आपने याद रखना है। एडिनिन हमेशा थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और गवानीन जो है वो हमेशा साइटोसिन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्लियर है। एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन गवानीन एंड साइटोसिन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बेटा हमने इनके कुछ बेस पेयर्स देखने हैं कि हर टर्न में या हर कॉइल में कितने बेस पेयर्स आ जाते हैं, या इनका क्या हम देखेंगे कि कितने टर्न है, कितने टर्न्स का यूनिट्स क्या होंगे, वो सारे हम लोग जो है वो इस पॉइंट में डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि अगर हम 6 पॉइंट की बात करें, 10 बेस पेयर इन ईच टर्न, कि हर टर्न जो कॉइल आता है ना, हेलिकल स्ट्रक्चर कॉइलिंग हो रही होती है ना, हमने कहा कि ये दोनों आपस में कॉइल कर रही होती हैं, दोनों स्टैंड जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्टैंड में कॉइलिंग करते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो कहते हैं वो जो कॉइलिंग होती है ना, उनके हर स्टैंड के एक कॉइल में कितने नाइट्रोजनस बेसिस आ जाती हैं। तो कहते हैं कि 10 बेसिस होती हैं हर कॉइल में, या हर कॉइल के हर टर्न में हम कह सकते हैं कि 10 बेसिस होती हैं, 10 नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। देख लेते हैं। कहते हैं कि जी द 2 स्टैंड, हमने 2 एंटी पैरेलल स्टैंड डिस्कस किए थे। 2 स्टैंड आर कॉइल्ड अराउंड ईच अदर, आपस में कॉइल होते हैं, आपको मैंने पहले भी बता दिया। एंड सो दैट देयर, कहते हैं इस तरह कॉइल होते हैं कि हर टर्न में हमें 10 बेस पेयर जो है वो हर टर्न में नजर आ रहे हो। तो जब हम इनका हेलिकल स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो हम उधर मैं आपको बताऊंगी कि हर टर्न में 10 नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो अटैच होंगी। एंड इन ईच टर्न ऑफ अबाउट 34 एमस्ट्रॉन का यूनिट वो बता देते हैं कि इतना जो है वो हर टर्न इतने एमस्ट्रॉन का होगा। टर्न भी बता दिया, टर्न की पोजीशन भी बता दी, और उनमें मौजूद 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स आ जाते हैं। वो भी हमने डिटेल डिस्कस कर ली। किस स्ट्रक्चर की डिटेल डिस्कस करें हम लोग, वाटसन एंड क्रिक मॉडल की। क्लियर है। अब नेक्स्ट वो कहेंगे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने होंगे ना, उस हिसाब से ही जो है वो आपको पता है कि डीएनए के नंबर में या अमाउंट में आप कहेंगे वेरिफिकेशन होगी। अब हम देखेंगे कि जर्म लाइन सेल में या फिर सोमैटिक सेल्स में क्या नंबर है, हम देखेंगे कि इनमें क्रोमोसोम। अब आपको पता है कि हम देखेंगे कि जर्म लाइन सेल आपको पता है फ्लाइड है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी हाफ होंगे, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होंगे, तो आपको पता है कि अमाउंट ऑफ डीएनए भी क्या होगा, वो हाफ होंगे एज कम्पेयर टू सोमैटिक सेल्स। तो ये देख लेते हैं डिटेल जो है, मैं रीड करूंगी, साथ मजीद आपको क्लियर भी करवाती जाऊंगी। कहते हैं अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करें इज फिक्स्ड फॉर अ पार्टिकुलर स्पीशी। हर खास स्पीशी के लिए नंबर ऑफ डीएनए जो है वो स्पेसिफिक है। जितनी आपको पता है क्रोमोसोम्स का नंबर जब स्पेसिफिक है, तो आपको पता है डीएनए की अमाउंट भी स्पेसिफिक होगी। ठीक है, जैसे आपको पता है इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कहते हैं कि अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है। अब जैसा कि आपको पता है कि अगर ह्यूमंस की बात करें तो आपको पता है ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, आपको पता है कि हर ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हर 46 क्रोमोसोम्स का मतलब कि ह्यूमंस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 हैं, तो उनमें नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए भी उतनी होगी। अमाउंट ऑफ डीएनए भी हर स्पीशीज में वेरी करेगी। अब अगर हम किसी और स्पीशीज में देखें तो अगर उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम है, तो आपको पता है वहाँ डीएनए की अमाउंट भी क्या होगी, कम है। तो डीएनए की अमाउंट जो है वो फिक्स्ड होती है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम, लेकिन वेरी करेगी फ्रॉम स्पीशी टू स्पीशी। ये बात होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जर्म लाइन सेल्स और सोमैटिक सेल्स में। अब आपको पता है सोमैटिक सेल्स डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, जर्म लाइन सेल डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। अब क्योंकि डिप्लॉइड सेल है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी हाफ होंगे, और मैंने आपको ऊपर ही बता दी कि फिक्स प्राइस होती है, फिक्स रेट होता है, जो जितना क्रोमोसोम होगा उतनी अमाउंट ऑफ डीएनए। तो अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होंगे तो डीएनए की अमाउंट भी तो हाफ होगी ना। देख लेते हैं। कहते हैं कि अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करें तो अमाउंट ऑफ डीएनए जर्म लाइन सेल्स, जैसा कि स्पर्म्स और एग्स, आपको पता है ये ओवा, ये जो है वो आपको पता है जर्म लाइन सेल्स है, यहाँ हाफ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो रहे होते हैं। तो जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम का नंबर आप कह सकते हैं गिर रहा होता है या कम हो रहा होता है, तो वही अमाउंट ऑफ डीएनए भी क्या होती है,
कम हो रही थी एज कम्पेयर टू आपका कह सकते हैं सोमैटिक सेल्स की। ये तो होगी थोड़ी सी मजीद डिटेल इस स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट हमने एक ब्लॉक डिस्कस करना है। ब्लॉक आप देख लें कि क्या है। वो कहते हैं कि टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करें, अब आपने ये देख लेना है कि अमाउंट ऑफ, हम देखेंगे कि डीएनए की क्या अमाउंट है, रेड ब्लड सेल्स में डीएनए की क्या अमाउंट है, लिवर सेल में क्या है, किडनी सेल्स में क्या, स्पर्म सेल्स में क्या है। ये आपने कुछ जो है वो 2.3, 2.4 ये 1.3 ये कुछ एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लॉक जो है वो मैंने मेंशन कर दिया, इसको आप देख लीजिएगा, अमाउंट याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट बेटा ये हमारा आज का टॉपिक का लास्ट स्लाइड है, जो कि मैंने आपको जितनी भी बातें पीछे बेटा हमने डिस्कस की ना वो सारी की सारी अब यहाँ हम लोग मैं बताऊंगी ताकि आपकी रिवाइज हो जाए। अब आपने मेरे साथ ही रिवाइज करनी है। अब हमने जो है ना वो हेलिकल स्ट्रक्चर पहले हमने वर्बल देखा, अब हमने इसकी विजुअली इसके देखेंगे कि वाकई हमने जितनी बातें की क्या वो वेरी कर रही होती हैं। मेरी बात सुने, हमने बात की बेटा कि जो वर्सन एंड क्रिक का मॉडल है वो हमने कहा था कि हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिकल स्ट्रक्चर मींस कि कॉइलिंग हो रही है ना, देखें जिगजैग सा स्ट्रक्चर है। फिर हमने बात की कि बेटा यहाँ 2 जो है वो हमने कहा था पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्टैंड है। एक स्टैंड बेटा ये है और एक स्टैंड जो है वो ये इस तरफ इस डायरेक्शन में वो है मूव कर रही है। देख रहे हैं आप जहाँ मैं ये माउस मूव ऑन कर रही हूँ। और ये जो है ये सेकंड स्टैंड है बेटा। किसका सेकंड स्टैंड है? ये सेकंड स्टैंड है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्टैंड। हमने बात की थी वर्सन एंड क्रिक मॉडल में 2 स्टैंड्स हैं बेटा। ये बात स्ट्रक्चर से क्लियर होगी कि 2 स्टैंड्स हैं। फिर हमने कहा कि ये दोनों स्टैंड्स आपस में कॉइल कर रहे हैं, कॉइलिंग हुई है बेटा। ये देखें ना जिगजैग सा स्ट्रक्चर दे रहा है। फिर हमने बात की थी कि बेटा ये एंटी पैरेलल स्टैंड्स हैं। एंटी पैरेलल स्टैंड कैसे हैं बेटा? ये देखें इसकी डायरेक्शन आप देखेंगे 5 प्राइम टू ये देखें ना, ये 5 प्राइम है, इसका जो तीसरा एंड है दूसरी इसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, तो उधर 3 प्राइम लिखा है। इसी तरह यहाँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। कहने का मतलब है कि ये ऑपोजिट एंटी पैरेलल स्टैंड है और इनकी जो डायरेक्शन है 3 प्राइम से 5 प्राइम, और दूसरे की अगर एक की 5 प्राइम से स्टार्ट हुई तो वो 3 प्राइम पे एंड होगी, और दूसरी अगर 3 प्राइम से स्टार्ट हुई तो दूसरे की एंडिंग कहाँ होगी? 5 प्राइम पे एंड होगी। क्लियर होगा? ये हेलिकल स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया वर्सन एंड क्रिक का। और नेक्स्ट आप सेंटर में इसके जो देख सकते हैं ना, ये तो हमने स्ट्रक्चर, ये डिटेल स्ट्रक्चर, इसमें आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजनस बेसिस में है वो सेंटर में अटैच है। एटी मतलब एडिनिन है, मैंने आपको बताया था कि फ्रंट में उसकी थाइमिन होगी, और हमने कहा था कि यहाँ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इसी तरह आप देखेंगे कि यहाँ सी लिखा हुआ है, यहाँ जी, दैट मीन्स के साइटोसिन ने हमेशा गवानीन के साथ ही जो है वो लिंक करना है, और किसके थ्रू? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड आप देख सकते हैं 1, 2 और ये 3। और ऊपर स्ट्रक्चर में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है? 2 आप लिंकेज देख सकते हैं, दैट मीन्स डबल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। बहुत सारी बातें भी जस्टिफाई कर दी हमने यहाँ, ठीक है। एट गवर्नमेंट कॉलेज वाला कंसेप्ट भी क्लियर आ गया। हेलिकल स्ट्रक्चर भी देख लिया, 2 प्राइम जो है वो हमने 2 पॉली स्टैंड भी देख लिया। डीएनए के एक स्टैंड ये है, डीएनए का दूसरा स्टैंड ये है। अब यहाँ क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स अटैच है तो दैट मीन्स इसमें 3 चीजें आ जाती हैं। अब आप देख सकते हैं वो कहते हैं कि यहाँ शुगर भी है, फॉस्फेट भी है और नाइट्रोजनस बेस भी है। ये तीनों चीजें अटैच होगी, दैट मीन्स कि इनके स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो डीएनए के स्ट्रक्चर में डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होंगे। तो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स कितने थे हमने स्टार्ट में डीएनए के स्ट्रक्चर में डिस्कस कर लिया था कि डीएनए में 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स थे। डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी आपने गवानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोडीन मोनोफॉस्फेट एंड डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। आई होप आपको A to Z मैंने पहले बता भी दिया, स्ट्रक्चर में सारी बातें मैंने क्लियर भी कर दी, आपको रिवाइज भी कर दी। आई होप आपको डीएनए के स्ट्रक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मैंने आपको परफेक्ट और इजी नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए, स्ट्रक्चर्स के साथ डिफरेंट पॉइंट्स भी डिस्कस कर दिए। यहाँ तक कि था हमारा न्यूक्लिक एसिड की फर्स्ट टाइप जो कि है डीएनए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिटेल से इसकी सेकंड टाइप जो कि आरएनए है, राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड, वो इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कि था ऑल द वेरी बेस्ट, इसको बहुत अच्छे से जो है वो तैयारी कीजिएगा। मेरी तरफ से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।